हेलो हेलो। अंशिका, क्रिस्टीना, आ गई अंशिका तो आ गई। क्रिस्टीना बच्ची, क्रिस्टीना। गुड आफ्टरनून बेटा। आ गई क्रिस्टीना? नहीं, अभी कनेक्ट नहीं है। चलो ठीक है, आ जाइए, है ना। अपना आगे बढ़ते हैं। चलो बोलो बेटा। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब, एनालिटिकल प्रोसीजर में मेनली सिर्फ क्या आएगा? हेलो 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 हेलो। रेशोज एंड कंपैरिजन। हेलो 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 हेलो। कैसे रेशोज और कंपैरिजन के थ्रू ऑडिट होगा? समझ आ रहा है? सोचो तुम किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं, पीएनएल देख रहे हो। क्लियर है गाइस? है ना। और रिपेयर्स जो है वो जैसे ही तुमने देखा तो तुमने इस पे हाथ रख लिया। हमने कहा नहीं, हम नहीं देखेंगे रिपेयर्स कितना है। क्यों नहीं देखोगे? हमने कहा पिछले साल का पीएनएल दिखाओ। पिछले साल का पीएनएल था कितना? पिछले साल के पीएनएल में रिपेयर्स कितना था? 3 लाख। और पिछले साल का दिखाओ। और पिछले साल का पीएनएल दिखाया गया तो पता चला कि पीएनएल कितना था? 2.8 लाख। बोला और पिछले साल का दिखाओ, पीएनएल में रिपेयर्स कितना था? उसके पिछले साल का देखा तो 3.5 लाख। तो ऑडिटर ने बोला कि देखना ये वाला रिपेयर जो है वो 3.2 लाख के आसपास होगा। हेलो हेलो हेलो। या 3 लाख के आसपास होगा। हेलो हेलो हेलो। ठीक है गाइस। फिर उसने क्या किया? हाथ हटाया और देखा कि वो कितना है। अगर मान लो वो उतना ही निकला जितने उसने सोचा था तो हेलो हेलो बताओ क्या होगा? हेलो हेलो। सीधे ओपिनियन। फिर से बता रहा हूं, कुछ नहीं छूटा। समझो, ऑडिटर आया है ना। फिर से शुरू कर रहा हूं। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब रेशियोज एंड कंपैरिजन। ठीक है ना, सारे लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो ऑडिटर आया है और बोल रहा है कि भैया मुझे चेक करना है, मुझे बताओ, मतलब फाइनेंशियल्स दो। फाइनेंशियल्स दिए। जैसे फाइनेंशियल्स आए तो पीएनएल में उसने अमाउंट वाले कॉलम पे हाथ रख दिया। फिर उसने कहा कि रिपेयर जो है वो है इनके में। उसने कहा कि रिपेयर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मैं बताता हूँ कितना है। तो उसने पिछले सालों का देखा तो किसी साल का 3 लाख था, किसी साल का 3.5 लाख था, किसी साल का 2.8 लाख था। तो उसने बोला कि भैया ये रिपेयर जो है वो 3 लाख के आसपास होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। अब क्या है कि दो बातें हो सकती हैं, या तो वो 3 लाख के आसपास होगा और या तो वो 3 लाख के आसपास नहीं होगा। क्या? रिपेयर। तो अगर वो 3 लाख के आसपास है ना, अगर मान लो कि वो 3 लाख के आसपास है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या चेकिंग नहीं करोगे और कोई? अच्छा, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला क्या इससे? मिला ना। ये जो है ना, ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया तुमने ऑडिट का एक्चुअली में। हेलो हेलो। कि तुमने पास्ट ईयर का डेटा एक बार इसमें अप्लाई करके देखा। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो। ये एक तरीका था। तुम बजट से भी कंपेयर कर सकते थे। बजट, बजट सुना है ना। तुम बजट से कंपेयर कर सकते थे, तुम प्रीवियस ईयर्स से कंपैरिजन कर सकते थे, है ना। हेलो हेलो। सिमिलर इंडस्ट्री से तुम कंपेयर कर सकते थे। हेलो हेलो। बोलो गाइस, बोलो 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 गाइस, बोलो 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 गाइस। अरे कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है। चलो देखो।
है ना। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मीनिंग, पर्पस, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, रिलायंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट। तो ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। ये 5 टॉपिक्स में ये चैप्टर की कहानी है, ठीक है ना, कि मीनिंग क्या है, फिर कितना भरोसा कर सकते हैं, फिर पर्पस एंड टाइमिंग, फिर सब्सटेंटिव और इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है ना। बहुत ही एकदम प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। अब मीनिंग क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर का? ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, फिर वही बात बोल रहा हूं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन लोग पूरे पैराग्राफ में से मेन जिस्ट लेकर के जाएंगे, समझना रहे, ठीक है, जो नॉलेज और एग्जाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हेलो गाइस, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है ना। चलो देखो, सिंस रूटीन चेक्स कैन नॉट बी डिपेंडेड अपॉन टू डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स, रूटीन चेक्स पे हम पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते सारी मिस्टेक्स वगैरह के लिए जो अकाउंट्स में आएंगी। कुछ और दूसरे प्रोसीजर भी लगाने चाहिए, जैसे कि ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस इन एडिशन टू टेस्ट ऑफ डिटेल। याद रखना, एनालिटिकल प्रोसीजर के दो टाइप थे, दो आ रहा है समझ में? कौन कौन से? एक था टीओडी, टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल, और एक एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना। तो कह रहा सब कुछ टेस्ट ऑफ डिटेल से नहीं हो सकता है, थोड़ा रेशियो एनालिसिस का भी चेक करना चाहिए, हाउ, है ना। तो विद द पैसेज ऑफ टेस्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर हैव एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। स्टैंडर्ड इसका 520 डिस्कसेस द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है ना। तो ये पूरा एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर। चलो देखते हैं मीनिंग, है ना। एनालिटिक्स वर्ड समझते हो? एनालिटिक्स, है ना। एनालिटिक्स मतलब कुछ दिमाग लगाना, है ना। इवैल्यूएशन, हाँ ठीक है ना। देखो, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये लाइन याद करनी पड़ेगी बेटा। हेलो हेलो हेलो, वैसे समझने के लिए भी सिंपल है, लेकिन ये याद ही होनी चाहिए। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के रेशियो एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है ना। Analytical procedure also encompass such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or differ from expected value or a significant by a significant amount, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, ठीक है ना। यानी आपको फ्लक्चुएशंस देखने पड़ेंगे। अच्छा, क्या फ्लक्चुएशंस का मतलब मिस स्टेटमेंट होगा? क्या होगा तो फिर? बहुत बढ़िया, इसका मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फ्लक्चुएशन का मतलब कि हमको डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, समझना रहे, ठीक है ना। पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ रहा है समझ में? एक होता है कि प्रॉब्लम्स हैं, एक होता है कि पॉसिबल है कि प्रॉब्लम्स है। हेलो 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 गाइस, ठीक है। Thus, analytical procedures include the consideration of comparisons of the entity's financial information with as well as consideration of relationship। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये बहुत अच्छा है, समझ रहा है, ठीक है। कंपैरिजन, फिर कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो कि कहीं ना कहीं वही है, कंपैरिजन की ही बात करता है, और वेरियस अदर प्रोसीजर्स, सबको मिला करके क्या बनता है बेटा? एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये 3 बातें जरूर लिख करके आएंगे आप, समझ आ रहा है? किसमें? अगर आया तो मीनिंग में, है ना बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैविंग कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजंस ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद आर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके? चलो देखते हैं। कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड, ठीक है। फिर एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स जैसे कि बजट, फोरकास्ट, है ना, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडिटर। गाइस, इन सब से कंपैरिजन करेंगे, देख लो ध्यान से सुनो। और सिमिलर इंडस्ट्री मैंने लिखे थे ये तीनों ऊपर। सबसे पहले तो इनको पढ़ के आपको रिलेट करना है, मेंटली कुछ सेकंड्स लो और उसको रिलेट करो कि कैसे ये कनेक्ट होगा पूरे कॉन्सेप्ट से, समझना रहे। जैसे कि बजट, समझना रहे, तुम ऑडिटर हो, तुम एंटिटी में गए,
तो जितना एक्चुअल रिजल्ट है उसको देखने से पहले तुमने ये बोला कि भैया तुम्हारे बजट बताना जरा, कितना सोचा था तुम इस साल सेल करोगे, उसको मैं तुम्हारी एक्चुअल सेल से कंपेयर करूंगा। तुम्हारे बजट को मैंने किससे कंपेयर किया बेटा? एक्चुअल सेल से। समझ आ रहा है? ठीक है ना? बजट को एक्चुअल सेल से कंपैरिजन करके क्या पता चला? बजट को एक्चुअल सेल वगैरह से कंपेयर किया तो क्या पता लगा? है ना? तो पता लगा तुमको कि भैया बजट के जैसा ही है कि नहीं है। अब देखो समझना, ऐसा नहीं है कि जैसे ये बजट से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है तो कुछ सही है कुछ गलत है। समझ रहा है? एक्स्ट्रा एविडेंसेस है ना, ये एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है। हेलो 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 गाइस, बीच बीच में बोलते रहना ताकि मुझे पता लगता रहे कि कनेक्शन है ना? ठीक है, तो समझ आ रही है ये वाली बात? जैसे प्रायर पीरियड हो गए, तो पिछले साल का जो अमाउंट है, अगर कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लगभग लगभग उसके आसपास अमाउंट्स आने चाहिए। समझ में रहे? कोई एकदम ड्रास्टिक सा अगर कोई चेंज होगा तो ऑडिटर की नजर में फिर वो इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। हेलो 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 गाइस, समझ में आ रहा है ना? है ना? ठीक है, तो बजट से कंपेयर कर लोगे, प्रायर पीरियड से। हम इन सबको किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक्चुअल एंटिटी के अमाउंट से। देखो, हम जो अमाउंट है ना उसका लेजर उठाएंगे और उसका एक एक आइटम भी चेक करेंगे कि ये सच है कि नहीं। समझ रहे हैं? और ओवरऑल लेजर का हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यार ये ओवरऑल लेजर इतना अमाउंट दिखा रहा है, तो ये क्या लग रहा है कि ये ठीक है कि नहीं है ठीक। हेलो 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 भाई, समझ आ रहा है क्या बोला? गाइस 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 गाइस, जो भी जैसे जितनी सेल करोगे, समझ रहे हैं, उस हिसाब से कंपैरेटिवली परचेजेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? ये रिलेशनशिप है ना डेटा में, नहीं आया समझ में? है ना? सेल्स बढ़ी है तो हो सकता है कि इस बार एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ा बढ़ा हुआ। आपको कनेक्शन समझ में आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स का आपस में कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि भैया इस बार बहुत ज्यादा सेल किए, एरिया इधर इधर दूसरे एरिया में सेल किए, तो फिर भैया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़े होंगे आपके। नहीं आया समझ में? है ना? तो इस तरीके के लॉजिकल कनेक्शन जो है वो, ठीक है ना? ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स आर, अच्छा ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है ना, ये 3 मेन है, मतलब जिसके बेसिस पे अपन एनालिटिकल प्रोसीजर प्रैक्टिकली लगाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, प्रैक्टिकली प्रायर पीरियड वाला तो लग जाता है, बजट फोरकास्ट भी थोड़ा बहुत लग जाता है, सिमिलर इंडस्ट्री बहुत रेयर केस में लगेगा, मतलब, है ना? चलो एग्जाम्पल्स क्या है? Among elements of financial information that would be expected to conform to a predictable pattern based on the entity's experience, such as gross margin percentages. क्या बोल रहे हैं? Among elements of financial information that would be expected to conform a predictable pattern, वो है ग्रॉस मार्जिन के परसेंटेजेस। इस पर डिस्कशन किया था हमने एक बार बेटा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मार्जिन इन अ परसेंटेज वो प्रेडिक्टेबल होगा ओवर द टाइम। प्रेडिक्टेबल होगा इसका मतलब कि वो इन जनरल स्टेडी रहेगा। हेलो हेलो हेलो। और अगर वो सेम प्रोडक्ट में है तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत हल्का हल्का बढ़ेगा। ये तो हो सकता है प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया हो कंपनी ने, तो ऑब्वियसली बात है फिर क्या होगा, ग्रॉस मार्जिन में बदलाव आएंगे। हेलो हेलो हेलो, है ना? है कि नहीं? पहले डेटॉल वाले साबुन बेचते थे, एक साबुन 10-10, 25-25 दिन चलता था, है ना? और सस्ता भी आता था। फिर उन लोग उसको पिघला के बॉटल में भर के देने लगे, प्राइस 3 गुना कर दिया, समझ ना रहे हो, खत्म भी जल्दी होने लगा। तो ग्रॉस मार्जिन ही बढ़ गया होगा इसमें तो उनका, नहीं समझे? हेलो हेलो, ठीक है ना? चलो, बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन एंड रिलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब सैलरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सबके प्रमोशन तो हुए नहीं होंगे, बस समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़े होंगे। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच का जो कनेक्शन है वो भी ऑडिटर को कंसिडर करते हुए चलना है। हेलो 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 हेलो, हाँ बेटा। इक्विवेलेंट, मेरी मेरी बात समझ, मेरी बात समझ। मुझे एक्चुअली सिर्फ क्या पता करना है, मैं ना
मैं इस पूरे मामले में एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता हूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर आपको कभी भी एग्जैक्ट डेटा देगा ही नहीं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? आपको हमेशा आसपास का डेटा मिलेगा। ये एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन है, ये कभी भी आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि 10,000 सैलरी बढ़ी तो 10,000 सैलरी का खर्चा बढ़ा तो आपके एक एम्प्लॉय बढ़ा होगा या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है बेटा। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रही है बात? अगर मान लो कि एंटिटी में सैलरी का खर्चा सब्सटैंशियली बढ़ा है तो ये बात मुझे एक हिंट देती है कि भैया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़ने चाहिए। अब कम ज्यादा वो डिपेंड करता है। नहीं आया समझ में? है ना? तो मैं एक अंदाजा लगाऊंगा। मैंने सोचा 10 बढ़ेंगे लेकिन उसमें 12 बढ़ गए तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि अरे यार ये तो फिर गड़बड़ हो गई। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ठीक है, ये देखो इलस्ट्रेशन दिया है कि ईयर हर साल का टर्नओवर दिया है और ग्रॉस मार्जिन दिया है। देख रहे हो आसपास ही है, बस 15-16 का। अच्छा, इंडस्ट्री मार्जिन 15-16 और 16-17 का दिया हुआ है और क्लाइंट का दिया है 15-16 और 16-17 का। तो इंडस्ट्री मार्जिन 15-16 में था 23% और 16-17 में 22%, और अपना 15-16 में कितना था 22%, और 16-17 में अपना बढ़ गया। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, जबकि इंडस्ट्री का कम हुआ। गाइस आपको समझ में आ रहा है? अरे अभी तो मैं डेटा बोल रहा हूँ, डेटा एनालाइज करने के लिए। ग्रॉस मार्जिन मतलब कि परसेंटेज। तुम्हारे 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बिकती है तो तुम्हारा 20% का प्रॉफिट होता है, तो ग्रॉस मार्जिन थोड़ी चेंज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना ऑलमोस्ट। इंडस्ट्री अब यहां बोल रहा है कि देखो इंडस्ट्री का एवरेज 23% से 22% आ गया और तुम्हारा 22.5 से 22.7 हो गया। हेलो हेलो हेलो, इंडस्ट्री का एवरेज कम हुआ और तुम्हारा एवरेज बढ़ गया। दो एनालिसिस हो सकते हैं, एक उसी एंटिटी का पिछले साल से। अगर उस एंटिटी का मैं पिछले साल से कर रहा हूं तो मेरे को लगेगा हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है खास। हेलो, लेकिन जब मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? हेलो 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 हेलो, इंडस्ट्री से। तो मुझे लग रहा है यार इंडस्ट्री का तो कम हुआ, तुम्हारा बढ़ा कैसे? तो मैं जानने का इच्छुक हूं कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ कैसे। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का कम क्यों हुआ और मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्यों बढ़ा। हेलो गाइस, जैसे अब तो एनालिटिकल बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क करेगा। तुम्हें पता है कि लॉकडाउन के डेट्स क्या है। तुम अगर मान लो अगले साल किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हो, समझ में आ रहा है, तो पहले 2 महीने का तो बहुत क्लियर है ना कि भैया तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से तुम्हारी सेल्स हुई होगी। और ऑब्वियस सी बात है जून में बढ़ेगी या मई में बढ़ेगी, जून में और बढ़ेगी क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुला। लेकिन आप किस सिटी में हो उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां कोरोना वायरस के केसेस कितने थे, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका बिजनेस करने का तरीका कैसा है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। उससे मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि भैया बोगस होगा सेल तो नहीं दिखा रखी कहीं एंटिटी ने। हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई। जैसे मान लो अभी मैंने न्यूज में पढ़ा कि भैया इंडियन कॉफी हाउस के 45 लोगों को कोरोना निकला, है ना? 1 महीने पहले मैंने पढ़ा। पता है कि नहीं पता है तुम्हें? है ना? अब है ना, अब क्या हुआ कि अब तुम अगले साल गए ऑडिट करने, वो तुम्हें सेल दिखा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब मेरे दिमाग में तो ये न्यूज है, तो जब मैंने सेल करी तो मैंने कहा इस दौरान के बिल दिखाना। तो अगर मान लो कि उन लोगों ने इस साल के बिल देखा, अब देखो बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? अपन लोग जब कंपनी लेवल पर बात करते हैं तो बहुत अलग लेवल पर बात करते हैं, तो अभी वैसे मत करना। अभी सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि भाई ये वाले दौरान के भी उनके पास सेल की रिसीट्स थी, तो ये वाले के दौरान तो सेल हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो कलेक्टर नहीं बंद करा दिए थे। समझ में आ रही है बात? फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारा भोपाल में भी स्टोर है और आप कंसोलिडेटेड देख रहे हो। समझ में आ रहा है? लोकल वाले में निकले थे तो लोकल वाले स्टोर बंद हो गए थे, भोपाल वाले चल रहा था। पॉइंट समझ में आ रहा है गाइस? हेलो हेलो, है ना? है क्लियर? ठीक है, तब देखो वेरियस मेथड्स में बी यूज टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। दीज मेथड्स रेंज फ्रॉम परफॉर्मिंग सिंपल कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब इसमें कई प्रकार के कंपैरिजन हो सकते हैं। एक सिंपल हो गया,
कि अमाउंट टू अमाउंट मिला लिया, और एक है कि तुमको पूरा स्टैटिस्टिक्स और वो सब लगानी पड़ रही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने के बाद, एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाने के बाद कंपैरेबल हो रहा है डेटा। क्लियर है? एनालिटिकल प्रोसीजर में भी अप्लाइड टू CFS कंपोनेंट्स एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब मैं ब्रांच लेवल पर लगाऊं, मैं पूरी कंपनी लेवल पर लगाऊं, कहीं पर भी कैसे भी मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता हूं। बोलो गाइस, बोलो। यहां तक का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हेलो गाइस, बोलो, यहां तक का क्लियर हुआ? हम्म? अब लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं? Thus we can say that analytical procedure may be segregated into major types as comparison of client and industry data, है ना? Comparison of client data with similar prior period data। मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च में क्या किया था तुमने, इस साल के जनवरी से मार्च में क्या किया, ऐसा। हेलो हेलो। अब प्रायर पीरियड के डेटा इस बार तो सारे बिगड़ जाएंगे, ऑलमोस्ट सारी एंटिटी के लिए, सिर्फ किराना दुकान वालों के सेम रहेंगे, है कि नहीं? ठीक है। फिर 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 है ना? फिर कंपैरिजन ऑफ डेटा विद क्लाइंट डिटरमिन्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्लाइंट ने कितना एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में कितना आया, वो कंपैरिजन कर लेंगे अपन, है ना? ठीक है, यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो आप जरूरी नहीं है फाइनेंशियल डेटा आप वो करो, नॉन फाइनेंशियल के रिलेशनशिप से भी आपको फाइनेंशियल डेटा का अंदाजा लग जाएगा। बोलो बोलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, बताओ, है क्लियर? है क्लियर? हेलो हेलो। हम्म। बजट 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 और ऑडिटर ने एक एक्सपेक्टेशन की कि भैया, था ऑडिटर ने अपनी एक एक्सपेक्टेशन बनाई ना क्लाइंट डेटा को देख के, कि भाई मेरे हिसाब से रिपेयर इतना होना चाहिए। अब तुमने कहीं से भी कैसा भी एनालिसिस किया हो सकता है ना, ठीक? हाँ, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कंपेयर करूंगा ना। मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी कि इतना होना चाहिए, उसको मैं एक्चुअल से कंपेयर करके आऊंगा। नहीं आया समझ? यूजिंग नॉन फाइनेंशियल, अरे ठीक है ना यार, तू समझ तो गई है ना, मतलब कुछ कुछ पॉइंट नहीं छूट रहा तेरा, कुछ मिस नहीं हो रहा है इसमें, समझ गई मेरी बात, है ना? ठीक है, चलो। अब क्या है? पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा भाई? देखो जरा, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना? तो देखो, पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना? पर्पस एंड टाइमिंग। पर्पस क्या है? क्या है पर्पस? अरे पर्पस ऑडिट करना है भाई, है कि नहीं? अच्छे से ऑडिट हो जाए भाई, मेरे को मिल जाए कि भैया डेटा जो है वो रीजनेबल है, अनयूजुअल तो नहीं है ना। समझा? मैं इंडिपेंडेंट डिटेल तो चेक कर लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल डेटा पे भी तो मेरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक? चलो फिर क्या कह रहे हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस: to obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedures। क्या बोल रहा है? Analytical procedures are used for the following purposes:
ठीक है ना, टू ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस, है ना। यानी कि आप यहाँ पर साइड हेडिंग चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे, साइड हेडिंग एविडेंस, है ना। दूसरा, नियर एंड ऑफ ऑडिट के लिए कुछ डेटा प्रिपेयर कर लेना। मतलब जब ऑडिट खत्म हो रहा होता है ना, समझ में रहे, तब क्या होता है, तब एक बार लास्ट में ऑडिटर जो है अपनी पूरी चेकिंग वेकिंग कर लेता है, लास्ट में एक बार फिर से एनालिटिकल लगाता है। मतलब देखो इसकी ना, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कोई ऐसा प्रोसीजर है जो तुमको बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे लगाना, इस टाइम पे मत लगाना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हेलो 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 गाइस, है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भैया देखो ये यहाँ लगा लेना, दो के इधर मत लगा लेना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको एक तरीका दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कि एनालिटिकल प्रोसीजर एक तरीका है। अब इसको जहां जैसे यूज करना है हमने सिखा दिया आपको, अब आपको जैसे यूज करना है आप वैसे यूज करो यार। बोलो क्लियर है ये? हेलो, है ना। तो कह रहे हैं नियर, बाकी इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस दिए हैं कि नियर एंड ऑफ ऑडिट में आप एक बार एनालिटिकल जरूर लगा लेना। क्यों लगा लेना? ताकि ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है, ऑडिट करते करते ना 10-15 दिन में मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, है ना। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैच कर लेता हूं, ठीक है कि नहीं। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैच कर लेता हूं एनालिटिकल लगा करके। मतलब कि जैसे देखो, मुझे पता है कि सेल का कितने परसेंट परचेजेस होना चाहिए अब ऑडिट करने के बाद, मुझे पता है कि भैया कितने परसेंट इनके एक्सपेंसेस होने चाहिए। जब एंड में मैं सारे रेशियोज एक बार कैलकुलेट करूंगा, जब एंड में मैं सारे रेशियोज एक बार सारा डेटा रख दूंगा फाइनेंशियल और उसके रेशियोज देखूंगा, तो कोई भी रेशियो अगर मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले अगर आड़ा तिरछा दिखा कि अरे यार ये कैसा रेशियो है यार, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर मैं वहां पर डिटेलिंग कर लूंगा। हेलो हेलो, बोलो बोलो, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, समझ गए क्या? हम्म? है ना, ठीक है। चलो फिर देखो, है ना। फॉर इंस्टेंस, establishing the relationship that exists between certain balances included in the balance sheet and the statement of P&L and comparing them with those that existed between the same set of balances in the previous year, reconciling the physical balances with the financial record, है ना, obtaining accounts from bankers, account receivable, account payable, and reconciling with the relevant balances of books of accounts, confirming amounts of outstanding income and expenses by preparing reconciliation amounts, etc. These are helpful in detection of unusual state of affairs and mistake in accounts. अब यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा लगेगा आपको कि भैया अच्छा ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं क्या। तो मैंने वही बोला कि बेटा एकदम हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इन सब से हमको रिलेशनशिप्स का अंदाजा भी लगेगा। याद रखना टीओडी इज डिफरेंट, इसमें आपको हो सकता है हिंट मिले टीओडी की, टेस्ट ऑफ डिटेल्स की, समझ में आ रहा है। लेकिन सीधे सीधे आपने अमाउंट अगर कंपेयर कर लिया तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी आ जाता है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो परेशान मत होना कि भैया ये तो ऐसा लिखा है वो वैसा होना चाहिए या वो, ठीक है। देख लो एक बार, देख लो देख लो देख लो, एग्जाम्पल देखें गाइस, गाइस आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है ना? चलो ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। In XYZ Limited, after applying analytical procedure as comparison to gross profit ratio with that of the previous year, ठीक है ना, it is discovered that there has been fall in the ratio. Therefore, it becomes necessary for the auditor to make inquiries as it may be due to pilferage. अब समझना,
आफ्टर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज कंपैरिजन विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये पता लगा कि रेशो में तो गिरावट आई है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में गिरावट आई है। ठीक है बेटा, हमने कहा अरे यार ये कैसे हुआ, हमने कहा चलो पता लगाते हैं। तो ऑडिटर ने फर्दर इंक्वायरी करी कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी मोटी वो इन्वेंट्री गायब हो रही हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द पार्ट ऑफ सोल्ड सेल प्रोसीड्स, या चेंज इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सेल्स प्राइस। ये सब पॉसिबल क्या हो गए, रीजंस। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। फिर on verifying the balances of sundry receivables by obtaining the confirmation of their statement of account, it will be possible for the auditor to find out whether the discrepancy in the balance of account receivable is due to failure in to debit his account with the cost of goods supplied to him, or as the result of non-adjustment of a remittance received from him. मतलब या तो अब देखो सेल्स अकाउंट रिसीवेबल है ना, कंफर्मेशन के बाद पता चला कि डिस्क्रिपेंसी है, तो हमने कहा या तो हो सकता है तुमने कोई एक सेल करी डेबिट नहीं करी, या तो पैसे मिले क्रेडिट नहीं करे, सिंपल, दो में से कोई एक चीज हो सकती है। फिर तीसरा चौथा रीजन तो फिर फ्रॉड वाले होंगे। हेलो 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 गाइस, ठीक है ना। फिर देखो ऑल्सो whether in case of accounts payable the discrepancy is due to the failure to afford him credit for one or more assignment of goods supplied by him, or failure to debit him with an amount of, ये हो गया ना, ठीक है। अकाउंट्स पेबल में भी उल्टा है क्या यार। चलो, इन्वेंट्री के केस में क्या बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईयर एनी एक्सेसेस और शॉर्टेजेस देयर इन शैल बी डिटेक्टेड, ठीक है ना। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर कॉजेज माइट डिस्क्लोज दैट द शॉर्टेज का रीजन क्या था, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री, या एक्सेस क्यों था, वह ड्यू टू द रिक्वेजिशन हैविंग बीन एंटर्ड बिफोर द इन्वेंट्री वर इशूड। मतलब कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी मटेरियल की तो उसको सीधे सीधे पहले ही लिख दिया कि आ गए, जबकि अभी एक्चुअल में रिसीव नहीं हुए थे। ये बोल रहा है कि भैया डिफरेंसेस के क्या रीजन हो सकते हैं, ये भी बता रहा है वो यहाँ पर। गाइस इन लोगों के एग्जाम्पल बिल्कुल सही नहीं है, समझ में आ रही है बात, लेकिन हाँ ऑडिट के तो काम के हैं, समझ में आ रहा है। टॉपिक रिलेटेड बहुत एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, ऑडिट में तो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छे ही है कि ऑडिट करने जाओगे तो ये चीजें ध्यान रखना, मतलब नॉलेज पॉइंट से अच्छा है। अगर आपको ऐसा चेक करने आता है ना अकाउंट्स पेबल कैसे चेक करेंगे, तो फिर ये पॉइंट बहुत ही रेलेवेंट है, क्लियर है। लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर के बहुत एग्जैक्ट वो तो नहीं है ये, ठीक है। बाय रिकंसाइलिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन डिविडेंड कलेक्टेड, है ना, मिस्टेक इफ एनी इन द एडजस्टमेंट ऑफ सच इनकम वुड बी डिटेक्टेड, ठीक है बेटा। कई प्रकार से दिक्कतें आपको पता लग सकती है। बोलो भाई, यहां तक का एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ बताओ बताओ। इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट में जो प्रॉब्लम है, विच हैज अक्रूड बट नॉट ड्यू, ऐसा होना चाहिए, विच हैज अक्रूड ड्यू एंड दैट विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट। हो सकता है कि इनकम के एडजस्टमेंट में कोई गड़बड़ हो गई हो, तो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट अलग आ रहा है, अक्रू का अमाउंट अलग आ रहा है, ठीक है। जीपी रेशो सिर्फ एक एग्जांपल है बेटा, आप कहीं पर भी लगा सकते हो एनालिटिकल प्रोसीजर को। अब देखो मेरी बात समझो, इंटरेस्ट और डिविडेंड तो कैसे, बहुत ही सिंपल है ना बेटा। तुमको ओवरऑल देखो, समझो तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट चैप्टर किया है, इन्वेस्टमेंट चैप्टर किया है।
अब उसमें तुमको बताता है कि भैया बार बार चेंज हो रहा है। अब सोचो, मान लो कि डिबेंचर वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो पूरे साल का सिर्फ इंटरेस्ट अगर ओवरऑल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए तुम्हें अकाउंट की नीड है कि ऐसे आउटसाइड ही कर लोगे? नहीं पड़ेगी आपको इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी जरूरत, समझ में आ रहा है। मैं सारे के सारे एक्स इंटरेस्ट बोल रहा हूँ ना परचेजेस, तुम लोग फिर उसकी टेक्निकलिटी में जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। मेरी बात समझो, तुम्हारे पास ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है और उसके फेस पे कूपन होता है, मतलब कि कूपन रेट। तो तुमको जरूरत नहीं होती अकाउंट्स की, तुम उसकी फेस वैल्यू उठाओ और परसेंटेज मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार कि इंटरेस्ट के लेजर में इतने के आसपास आना चाहिए। हाँ, समझ गए? ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली तो पहुंच ही जाओगे। अबे क्या कर रहे हो, ये गाना बजा रहे हो? चलो ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? हेलो? हेलो? अब देखो, the overall test can be extended for making inter-firm and intra-firm comparison of trading result। इंटर-फर्म मतलब एक फर्म का दूसरे से, इंट्रा-फर्म मतलब कि एक ही फर्म के एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन, ठीक है? एग्जांपल देखो, if balances included in the statement of P&L of an entity are compared with those contained in the statement of P&L for the same period of another entity engaged in the same trade and working under similar circumstances, it would be possible to find out the cause of the variation in the rate of profitability that exists। समझे? हेलो? 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 If balances included in the statement of P&L of an entity are compared with those contained in the statement of P&L for the same period of another entity engaged in the same trade and working under similar circumstances, it would be possible to find out the cause of the variation in the rate of profitability that exists। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? Similarly, it would be possible to compare the balances on the statement of P&L with that of previous period। ये तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल ही इसका दिया था आपको, है ना, कि भाई फिर आप रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, बाय सेटिंग अप सर्टेन एक्सपेंस रेशियोज, है ना, फॉर द ईयर एंड ऑडिट, कंपेयर देम विद सम रेशियोज फॉर द प्रीवियस ईयर। रेशियोज का भी कंपैरिजन कर सकते कि पिछले साल क्या रेशियो था और इस साल क्या रेशियो है। हेलो? 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 है ना? फिर it is possible to ascertain the extent of increase or decrease in various items of expenditure in relation to sales and that of trading profit in relation to sales। If differences are found to be material, the auditor would ascertain the reasons thereof and assess whether the accounts have been manipulated to inflate or suppress profits। Guys, guys, बहुत बेसिक बेसिक बातें। एक्चुअली में ना ये इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है कि इसका अलग चैप्टर बनाया जाए, वैसे तो देखा जाए तो उसमें एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा? अब अब an abnormal fall in the cost of manufacture or that in the administrative cost apart from economy it expenses, there could be no provision or less provision for expenses incurred in a year।
मतलब अगर मान लो कि कॉस्ट एकदम से कम हो रही है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कैसे पता लगा रहे हो? क्यों, कैसे बोल रहे हो कि एबनॉर्मल है? हेलो? अबे मतलब एनालिटिकल लगा करके ना, मेरा पॉइंट समझो। तुमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, तो अब तुमको आइडिया लग रहा है किस बात का? कि भैया नॉर्मल तो कुछ और है और इस साल तो कुछ अलग ही भग रहा है ये, तो वेब नॉर्मल हो गया, है ना? ठीक है ना? तो या तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में या एडमिनिस्ट्रेटिव में, समझ में आ रहा है? तो फॉल आया। तो अब हो सकता है कि भैया तुमने इस बार थोड़ा खर्चे बचाने की कोशिश की हो, लेकिन देयर कुड बी नो प्रोविजन और लेस प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द ईयर। समझ में आ रहा है? है ना? हो सकता है कि तुमने प्रोविजन ही नहीं बनाया एक्सपेंसेस के, इस चक्कर में तुम्हारा खर्चा कम दिख रहा है, जबकि ऐसा है तो नहीं। हेलो हेलो, बोलो। ठीक है, ठीक है क्या, है ना? अब क्या बोल रहे हैं? When it is suspected, the auditor should compare the entries in the outstanding book with those in the previous year. When it is suspected, the auditor should compare the entries in the outstanding book with those in the previous year. ठीक है ना? He must also check the vouchers for 1 month immediately before the close of the. मतलब ऐसा अगर उसको लग रहा है तो बिल्कुल क्लोज ऑफ द ईयर के देखो, पिछले साल के एंड के। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? तो आउटस्टैंडिंग को पिछले साल से मिलाओ। एक तो बोल रहा आउटस्टैंडिंग को, एक्चुअली बहुत ही सारे तरीके हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तुम आउटस्टैंडिंग को मिला सकते हो पिछले साल से, समझ में आ रहा है? तुम ईयर एंड के देख सकते हो, ठीक है ना? कि भैया पिछले साल उधार इतना था क्लोजिंग के टाइम पे, इस बार इतना उधार है, तो हो सकता है कि कुछ का प्रोविजन तुमने ना बनाया हो। 50 तरीके हैं, मतलब 50। to verify that none of the expenses in the accounts under audit have been charged to accounts of the following year। इस साल का क्लोजिंग देख लो। अब देखना, मैं ऑडिट करने कब जाता हूं, मान लो मार्च तक का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं पहुंचा कब हूं। हेलो हेलो, मैं ऑडिट करने कब जाऊंगा, मतलब मेनली मैं ऑडिट कहाँ कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ? हेलो 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 हेलो, अरे गाइस आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, तो बताओ ना क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा? हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? चलो देखो, देखो वो कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, ठीक है? अब कह रहा है कि भैया इस साल के एक्सपेंसेस अगले साल में भेज दोगे तो इस साल के एक्सपेंसेस कम नहीं आ जाएंगे? हम तो यही देख रहे हैं ना कि भैया ये वाली चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि भैया देखो एबनॉर्मल फॉल आया कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में, तो उसके खूब सारे वो एग्जाम्पल दे रहा है। कह रहा तुमने प्रोविजन नहीं बनाया होगा, वो चेक कर लो। फिर कह रहा है कि अरे यार इसको कैसे चेक करेंगे? तो कह रहा पिछले साल के आउटस्टैंडिंग देखो, पिछले साल के जब क्लोज के आउटस्टैंडिंग थे शुरू के, तो इस साल के उससे कंपेयर करो कि भैया आउटस्टैंडिंग उतने ही है कि नहीं। बहुत कम है तो मतलब बहुत सारे तुमने अकाउंट फॉर ही नहीं किए, बहुत सारे खर्चे तुमने किए लेकिन दिखाए ही नहीं अभी तक। दूसरा कि हो सकता है मार्च के खर्चे अप्रैल में डाल दो तुम। अब मार्च के खर्चे अप्रैल में डाल दोगे तो उस फाइनेंशियल ईयर के तो खर्चे कम ही हो गए ना। बोलो, नहीं आया समझ में? अभी बताओ, आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है ना?
फिर क्या बोल रहा है? Often it is possible to independently verify the correctness of the some of the items of expenses included in the statement of payment. For instance, the cost of importing goods which are subjected to an ad valorem duty at uniform rate can be verified from the amount of duty paid. अब मैं सारा माल इंपोर्ट करता हूं और मेरे को टैक्स लगता है किस बेसिस पे? वैल्यू के बेसिस पे। तो जितनी मैंने ड्यूटी पे करी उससे मैं अपना इंपोर्ट निकाल सकता हूँ। मतलब अगर इसका डेटा मिसमैच कर रहा है, टैक्सेस का डेटा और इसका डेटा अगर मिसमैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो हल्ला मचा दूंगा कि भैया कुछ तो भी गड़बड़ है। हेलो हेलो बोलो। क्लियर है क्या बेटा? है ना? Similarly, a quantity of sugar sold by a sugar mill can be verified independently from the amount of excise duty paid. है ना? क्योंकि शुगर पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। बोलो 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 बोलो। है ना? उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? सिमिलरली एग्जाम्पल है, द अमाउंट ऑफ एनी इनकम एक्सपेंस जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रॉफिट से, है ना, या और दैट ऑफ सेल कैन बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना? जैसे कि कमीशन किस पे बेस है? मान लो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जितना है उस हिसाब से कमीशन होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। सेलिंग एजेंट का जितना कमीशन है उसका कंपैरिजन कर लो सेल्स से। बोलो बेटा बोलो। ठीक है? हाँ। फिर क्या बोल रहे हैं? Such calculation of ratios, trends and comparison are also termed as analytical review. Analytical review याद है? Method of obtaining audit evidence. Hello hello hello. It is also important that analytical procedure may help in identifying the unusual transaction or events, ratios, trends that might indicate that the audit implication, unusual or unexpected relationship that are identified may assist the auditor in identifying risk of misstatement, especially risk of misstatement due to fraud. अनयूजुअल अगर मान लो कहीं पर भी है मामला, तो कोई भी रेशियो अगर अनयूजुअल गया तो एक तो एरर का अंदेशा है, दूसरा फ्रॉड का भी अंदेशा लग सकता है इससे, कोई भी अगर अनयूजुअल गया तो। ठीक है बेटा? हेलो बेटा हेलो हेलो। यहां तक का देखिए बस। हाँ बेटा मैं तुमको बताऊं, बहुत कम रेलेवेंट है। मतलब इसमें ना एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। एनालिटिकल प्रोसीजर अपने आप में बहुत छोटी सी बात है, समझ रहे हो? एक पेज की बात है, लेकिन अब इसका पूरा चैप्टर बनाएंगे तो देंगे ना यार। क्या होता है देखो, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों में लग जाता है, बस ये वाली बात है। समझ आ रहा है? प्रैक्टिकली जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो बहुत सारी चीजों में लग जाता है। हेलो हेलो। ठीक है ना? तो वो इस चैप्टर के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली भी, मतलब प्रैक्टिकल रेलेवेंस के कारण उसने चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ा दी है। ठीक है? कि आप एटलीस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो लगाना सीख जाओ। ठीक है ना? कि देखो यहां भी लगता है, देखो ऐसे भी लगा सकते हो। तो इसमें एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। जैसे दूसरा कोई चैप्टर अगर अपन पढ़े तो उसमें मेनली क्या थे कंटेंट में? फिलॉसफी। समझ आ रहा है? कि देखो ऐसा कर लेना। समझ आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है? तो इसमें बोला कि देखो ऐसा कर सकते हो, ट्रेंड और रेशियोज का एनालिसिस कर सकते हो, है ना, जैसे कि इसका कर लो, है ना, जैसे कि इसका कर लो, जैसे कि एक एक पैराग्राफ में देखो ना, पैराग्राफ में अकेले तीन तीन एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? ये जो कंटेंट है ना जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये हमको नॉलेज वाइज बहुत गजब का अपडेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात कि इसको अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा
कि आपको ये पता लगेगा कि कितने तरीके हैं भाई किसी चीज को चेक करने का। समझ में आ रहा है ये? हेलो हेलो, ठीक है। बताओ, रीड कर लो एक बार, फिर बताओ कोई दिक्कत है तो। बढ़े, आगे बढ़े। क्या? अच्छा, एक सेकंड। ये वायर्स टच होते हैं ना माइक से तो डिस्टर्बेंस आ जाता है। मैं अलग कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ बोलो। कोई अंतर नहीं है, समझ आ रहा, मतलब तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं है। छोड़ो, सेम मान के चलो। हेलो भाई। बोलो। हाँ पूछो, इसी के रिलेटेड है, ऑडिट के ऑथराइजिंग से रिलेटेड। हाँ बोलो। हम्म, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ना, जैसे जो नोट्स बनाने का है ना, वो करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, मैं मान गया ना तेरी बात, मेरी बात समझ। पूरा पूरा पैराग्राफ तो भाई अब याद कर ही नहीं सकते। दूसरी कि एग्जामिनेशन जो ले रहे हैं उनका फ्लॉ है ये एक्चुअली, कि उनको पेपर थोड़ा या तो फिलोसॉफिकल थर्ड पार्टी बनाओ, समझ आ रहा है, चेकिंग को लेकर के अलग ही रखो, है ना। अब मान लो कि वो बुक से बना रहे हैं तो आपको पैराग्राफ से कीवर्ड्स उठाने हैं। मैंने बोला था ना आपको कि आपको अपना एक्सप्लेनेशन, आप पूरा बुकेश नहीं रख पाओगे, आप रखो अपना एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो अपन सब चीजों की ले रहे हैं, है ना। फिर अपने शब्दों में लिखोगे, लेकिन कुछ वर्ड्स आप उस पैराग्राफ के जरूर उठाओगे। समझ में आ रही है बात? ज्यादातर ज्यादातर चीजें हैं वो जनरल फिलोसफी नहीं है। ज्यादातर चीजें जो है वो पर्टिकुलरली बहुत पर्टिकुलर है। अब जैसे असर्शन आएंगे तो वो बहुत फिक्स है। समझ में आ रहा है? ठीक है। या कोई भी अगर मान लो टॉपिक आता है, जैसे मान लो एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आता है, एग्जाम्पल्स तो यू कैन चेंज ना। आपको कंटेंट बनाने तो आपको वैसे भी मेन कंटेंट के बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने वो 3 बातें बोली,
तो वो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू इस पे जाओगे, समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो मॉड्यूल 100% कवर नहीं होगा, मॉड्यूल का 30% हिस्सा कवर होगा, समझ आ रही है बात। लेकिन आप देखोगे ना तो ध्यान से, ये सैम्पलिंग बहुत जबरदस्त तरीके की होगी, ये 30% वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब मान लो आप एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हो, तो आप पढ़ोगे 7 पेजेस, लेकिन इस पूरे चैप्टर के बीच के 3 या 4 पैराग्राफ ऐसे होंगे जो आपका पूरे कंटेंट को डिफाइन कर देंगे, समझ आ रहा है, और बाकी मैक्सिमम रिपीटिशन ही है इसमें, समझेगा इस मेरी बात। यानी कि जब आप आंसर के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं ना, तो समझ लो कि सबसे मेन मुद्दा ही हिट हो जाता है। हर पैराग्राफ पे क्वेश्चन बन सकते लेकिन बनते नहीं है और ना ही बनेंगे, समझ आ रहा है। जितने आपको बने हुए क्वेश्चंस हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है, उसके आप मार्क कर लो कि भैया ऐसे इसके कीवर्ड्स हैं और ऐसे इसका ऐसे ऐसे करना है। बाकी आपका नॉलेज बेस पे आप कर सकते हो, समझ आ रहा है। जो क्वेश्चन कहीं आरटीपी एमटीपी वगैरह में कहीं पे कवर नहीं है, उसके लिए आपको मॉड्यूल रटने की जरूरत नहीं है, उसके उसका उसका आंसर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सेल्फ वर्ड्स में कर दो, चल जाएगा। क्योंकि पूरे पेपर में उसका वेटेज मैक्सिमम 10 से 15% का भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। गिवन कि आपको ऑप्शंस भी आने वाले हैं एग्जाम में। मेरा पूरा डिस्कशन समझ में आया आपको। और फिर मैं एक और एनालिसिस अगर इसका दूंगा ना आपको, तो आप समझो कि आपके पेपर में कितने परसेंट एमसीक्यू है, 30% एमसीक्यू है। हेलो हेलो, 30% एमसीक्यू है। एमसीक्यू मेनली पूरा नॉलेज बेस्ड है, समझ रहे। तो बाय द टाइम आप इसका डिस्कशन खत्म करोगे, एमसीक्यू ऐसी, यानी कि मात्र मामला आपका 70 मार्क्स का रह जाएगा, जिसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, समझ आ रहा है। तो बहुत बहुत ज्यादा लेस प्रोबेबिलिटी है कि अनयूजुअल क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव वे में ऐसे पैराग्राफ वाले कोई भी रैंडम आए जो आपके कवर्ड भी नहीं है और जो अनयूजुअल भी है। मतलब मेरा पॉइंट समझे क्या। मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता हूँ यार आजकल, मतलब पढ़ा पढ़ा करके ना मैं बहुत वो हो गया हूँ, मतलब समझ में आ रहा है। लो लो भाई, और कम ही हो गया। मतलब मेरी मेरी पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा टेक्निकल तरीके से बोला मैंने। आप लोगों को समझ में आया क्या गाइस, मैंने क्या बताया एग्जैक्टली। मैंने आपको ये बताया कि ओवरऑल ऑडिट में जो डरने वाली बात है वो नहीं है, समझ आ रहा है। अगर आप जितना बाकी का कंटेंट यानी आरटीपी एमटीपी और जो मॉड्यूल के क्वेश्चन और पास्ट क्वेश्चंस हैं वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो डर आपका खत्म हो जाना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। आपका ऑडिट रिस्क ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। मतलब अपन अगर फैक्टर्स लगाए ना तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, समझ रहे। तो आपका असेसमेंट हो रहा है कि भैया इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है। इनहेरेंट रिस्क मतलब कंटेंट ही ऐसा है, क्या करोगे, समझ रहे कि गलती होने के चांसेस है, समझ रहे। कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल है कि भैया आपने कुछ सिलेक्टिव या नोट्स वोट्स बना लिए, समझ रहे। और डिटेक्शन रिस्क क्या है कि भाई कितनी जम से आप पढ़ाई करोगे, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, समझ रहे। ओवरऑल आपका ऑडिट रिस्क यानी कि आपका एग्जाम बुरा जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं डिटेक्शन को एक लेवल तक ही कम कर सकता हूँ, समझ रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट भी तो है, तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है। तो डिटेक्शन में पूरा 100% नहीं कर सकता, यानी कि मैं पढ़ाई 100% नहीं कर सकता, समझ रहे। लेकिन उसकी सैंपलिंग ढंग की रखोगे छोड़ देते हैं अपन, है ना, ज्यादा हो रहा है रीड कर लो इसको। लेकिन पता नहीं अब तुम कितना रिलेट कर पा रहे हो। 100% रिलेट हो रहा है ये, 100%। आवाज तो नहीं आने बंद हो गई, काट तो नहीं दिया तुम लोगों ने मुझे कॉल वॉल अपने ही अपने में खेल ले भैया अगर आपने वो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुने ना तो आप रिलेट कर पाओगे उसको। हम्म हम्म आपको कौन सी बुक मिली है, क्वेश्चन आंसर वाली जो अभी मैं देख रहा था जो। अबे तो वो
अबे तो वो एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन ही तो हैं, अलग से हमने थोड़ी बनाए हैं कोई क्वेश्चन। वो कंपाइलेशन है, क्रिएशन नहीं है। ठीक है, हमने उसको चैप्टर वाइज किया था, लेकिन लास्ट टाइम तक चैप्टर अलग अलग थे तो वो पूरा वो हो गया, मतलब उसका चैप्टर का वाइज खत्म हो गया। अब क्या बोलूं मैं तुमको ठीक है ना, तो वो सब एक साथ हो गया है, लेकिन ठीक है, सीक्वेंसिंग मिलेगी तुमको उसमें, एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग मिल जाएगी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखो, आप कम शब्दों में एग्जामिनर को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो जब आप कंटेंट पढ़ोगे बिहेवियरल साइंस का मॉड्यूल से या किसी भी चीज से। अब जब आप तैयारी करोगे तो आप क्या करोगे, समझो, आप अकाउंटिंग मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, अकाउंटिंग के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने पढ़ते समय ही आपको बोला था कि बिहेवियरल साइंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आया हुआ है आरटीपी एमटीपी में, है ना। तो जब आप इसको पढ़ रहे होगे तो उसके पैराग्राफ में कुछ कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको उठानी है कि भैया बिहेवियरल साइंस से ऑडिट, मतलब ऑडिटर को बिहेवियरल साइंस का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। तो उसके कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मेन मेन जो आपको जरूर लिखने चाहिए, वो पूरे पैराग्राफ में अलग अलग है, जिनसे आपका इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, समझ रहे, कुछ बातें आपके मन की भी हो जाएंगी, एक दो सेंटेंसेस, समझ रहे, लेकिन जितना करीब करीब आप रहोगे, क्योंकि देखो नहीं पढ़ोगे तो आपका रिलेट ही नहीं होगा ना, समझ रहे। और अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल रिलेट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, है ना। तो हाँ, ये बात मैं आपकी मान गया कि यार 5 में से 5 लाना उसमें मुश्किल है, लेकिन वो इस आंसर में ना, समझ रहे, आपको अगर असर्शन का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको फुल मार्किंग हो जाएगी, आपके जितने एमसीक्यू हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उसमें आपकी 100% मार्किंग हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो कुछ तो सब्जेक्टिविटी रहेगी ना, समझ में आ रहा है। ऑडिट में 100 में से 100 आज तक किसी के नहीं आए, समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी सब्जेक्टिविटी तो रहती है कि भैया अपना हर आंसर सामने वाले को परफेक्ट लगे, ऐसा तो जरूरी है ही नहीं। लेकिन आपका नॉलेज ना आपके आंसर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर आपको बनता है ना इन जनरल, तो आप उस बात की चिंता छोड़ो। जैसे अभी तुमने किया एक बार, उसके बाद फिर तुमने उसको कंपेयर किया, जब कंपेयर किया तो और 2-3 पॉइंट निकल करके आए। अब अगर सेम क्वेश्चन आता है तो नहीं बनेगा और अच्छे से, तुमको कहो हो सकता है मिल ही जाए भाई फुल फुल उसमें से, नहीं समझे। चलो पढ़े, टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर कब करोगे? तो देखो, प्लानिंग फेज, है ना, टेस्टिंग फेज यानी वर्क परफॉर्मेंस का फेज, और कंप्लीशन फेज। कंप्लीशन फेज मतलब नियर एंड ऑफ ऑडिट। ये नियर एंड ऑफ ऑडिट क्यों लिख रहे हैं, ये टर्म यूज होता है कई बार एग्जाम में भी, एक क्वेश्चन आया है इस तरीके से, समझ में आ रहा है कि नियर एंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलो अब देखो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन प्लानिंग। इन द प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल, अब देखो आप करोगे हर जगह, पर्पस लेकिन बदल सकते हैं। शुरू में आपका एनालिटिकल आपको रिस्क असेसमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प देगा। हेलो 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 हेलो, शुरू में आपका जितना भी एनालिटिकल प्रोसीजर है वो आपको सबसे ज्यादा मतलब रिस्क असेसमेंट में मदद करेगा, ठीक है ना। देखो, प्लानिंग में एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग रिस्क, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब दिस इंफॉर्मेशन विल असिस्ट ऑडिटर इन डिटरमिनिंग द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, समझ गए। तो एक अपना एनटी पता लगता है अपने को टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, और एक एनालिटिकल प्रोसीजर से।
एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे, जितना इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ठीक है, जितना इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप क्या करोगे, उस एरिया को चेक करोगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन देखो आपने हर एक की एक लिमिट बनाई हुई है, समझ आ रहा है। जब आप परचेज डिवाइड बाय सेल्स कर रहे हो तो आपके दिमाग में है कि भैया 80% आना चाहिए, हमेशा इतना रहा है, तो अगर 80% आया तो नॉर्मल सैंपल लो, चेक करके आगे बढ़ो, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि क्या होता है, आपने परचेज बाय सेल किया, हर बार 80% था, इस बार आया 60%, तो आप क्या करोगे, ज्यादा सैंपल निकाल लोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये बात आपने कब करी, शुरू में, हेलो 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 हेलो, बोलो गाइस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। हम्म। हेलो गाइस, है ना। बाकी प्लानिंग में फाइनेंशियल डेटा भी यूज करते हैं, नॉन फाइनेंशियल डेटा भी यूज करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, स्क्वायर फीट ऑफ सीलिंग स्पेस, सेलिंग स्पेस, है ना। ठीक है, अब ये मत पूछना भैया स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग स्पेस से कैसे पता लगेगा, काट दो उसको, नहीं रिलेट हो रहा था। समझ में आ रही है बात, एग्जाम्पल है ये बात, इस तरीके के 1 करोड़ एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हमको पर्टिकुलर ओपिनियन थोड़ी ना समझना है, समझ गए ना मेरी बात, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, हेलो हेलो, ठीक है। चलो अब देखो, है ना। तो मुझे लगता है कि एक बार प्लानिंग का आ चुका है, और मुझे लगता है कि प्लानिंग का एक बार उसमें आ चुका है, क्या नाम है तुम्हारा, एमसीक्यू, ठीक है ना। तो खैर देखते हैं, है ना। चलो, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। The auditor substantive procedure at the assertion level may be test of detail, substantive analytical procedure, or a combination of both. सिंपल बात है कि भैया जब ऑडिटर सब्सटैंटिव करने जाता है तो टीओडी भी करता है और एनालिटिकल भी करता है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन। अब द डिसीजन अबाउट which audit procedure to perform, including whether to use substantive analytical procedure, is based on the auditor's judgment about the expected effectiveness and efficiency of the available audit procedure to reduce audit risk at the assertion level to an acceptably low level। मतलब कुछ भी लगाओ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। करना क्या है, ऑडिट रिस्क जो है assertion लेवल पे, उसको इतने लो पे ले आना है कि वो मेरी एक्सेप्टेबिलिटी के नीचे चला जाए। हेलो 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 हेलो, ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेकर के जाना है। हेलो हेलो, है ना। ज्यादातर पैराग्राफ आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी बात नहीं बता दी उसने कि अरे गजब, मतलब बहुत अलग ही सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। The auditor may inquire of management as to the availability and reliability of information needed to apply substantive analytical procedures and the results of any such analytical procedure performed by the entity. It may be effective to use analytical data prepared by the management provided the auditor is satisfied that such data is properly prepared. हो सकता है कुछ डेटा मैनेजमेंट नहीं बना रखा हो, उसको यूज कर लेंगे, लेकिन पहले रिलायबिलिटी चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, अगर कुछ रेशियोज वगैरह उन्होंने बना रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिखा दो भाई, और उसके बीच के 4 रेशियोज मैंने चेक कर लिए तो मैं सेटिस्फाई हो गया कि सही है। बहुत सारी एंटिटी ना क्या करती है, एमआईएस बनाती है, प्रैक्टिकली समझो। एमआईएस का मतलब ये होता है कि वो मंथली अपना डेटा एनालाइज करते ही है। वो मंथली क्या करते हैं, अपना पूरा सेल वेल का रिकॉर्ड जो है डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं, लेकिन वो डेटा ना वो ऑडिटर को अवेलेबल नहीं कराते कि कहीं अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस वगैरह ना देख ले या ज्यादा सवाल करेगा फिर।
क्लाइंट का मैक्सिमम क्लाइंट्स का पता डेटा ना देने का रहता है कि यार जितना डेटा दो ना तो उतना ज्यादा ऑडिटर सवाल करता है, तो उनका मकसद ये रहता है कि भैया ऑडिटर जो है वो कम से कम सवाल करे हमसे, समझ आ रहा है, जल्दी से डेटा देख करके और वो हो जाए। इस चक्कर में कभी कभी क्लाइंट का भी टाइम खराब होता है, हमारा भी टाइम खराब होता है, समझ रहे, क्योंकि हम क्या चेक करने आ रहे हैं भैया, जो चेक करना है हो सकता है वो डेटा दे देते 2 मिनट में काम हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और हमको नहीं पता था कि ऐसा कोई डेटा एग्जिस्ट करता है, हमने कोई दूसरा प्रोसीजर लगा लिया, उस चक्कर में काम बढ़ गया। तो समझो जैसे कि एमआईएस बनती है तो उनके पास सारे रेशियोज कैलकुलेट होते हैं मंथली बेसिस पे मैक्सिमम एंटिटीज के पास, लेकिन वो ये डेटा अवेलेबल कराते नहीं, समझ रहे हैं। और हमको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि भैया कैसा क्या पूछना है, एमआईएस बनता है कि नहीं बनता है, एक्सपोजर भी नहीं रहता ना बहुत बार, ठीक है ना। तो अगर आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, वो मांग सकते हो, और अगर उनके पास है अवेलेबल तो आप उसको एज इट इज यूज कर लो। हेलो 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 हेलो, ठीक है। जो ऑडिटर में इंक्वायर द मैनेज ये हो गया है। अब जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहे हो, है ना, तो आप क्या चेक करोगे, अब देखो क्या ध्यान रखोगे। देखो बेटा, एक तो सबसे पहले ना इन लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब या तो ये ऑडिट है और या तो ये एनालिटिकल है। हेलो 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 बेटा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब्सटैंटिव में तो दोनों आ जाएंगे। अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, सबसे पहले डेटा अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि मैं प्रोसीजर लगा पाऊं, सिंपल है। फिर डिसएग्रीगेशन, द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन इन अवेलेबल डेटा कैन डायरेक्टली अफेक्ट द डिग्री ऑफ इट्स यूजफुलनेस इन डिटेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। ये डिसएग्रीगेशन का मतलब बताओ। अबे एक वर्ड का आंसर है ही नहीं है। हाँ हाँ, तुमने सही लॉजिक से स्टार्ट किया लेकिन एनालिसिस पूरा गड़बड़ है तुम्हारा। और कोई मतलब वो एग्रीगेशन का ही उल्टा है, ये बात ठीक है, लेकिन तुमने उसको बहुत अलग तरीके से लगाया। हाँ बोल सकते हो बेटा, बोलो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, मैं बताऊंगा तो समझ आएगा। और कोई है जिसको लगता है कि इसको पता है, पढ़ो ना, एक्सप्लेनेशन लिखा है वहीं पर। हाँ अच्छा, नहीं लिखा नहीं है उसमें। हम्म, हाँ बोलो आकाश। अरे गलती थोड़ी है भाई, गलती की बात ही नहीं है। गलत का कहाँ तुम लोग ये लगा रहे हो साहब। डिसएग्रीगेशन का गलती से कोई लेना देना नहीं है। चलो सुनो, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसएग्रीगेशन मतलब कि डिटेलिंग, मतलब पॉइंट समझो। मुझे सेल्स दी है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। सेल्स इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं उनसे बोलूं कि भैया मेरे को ब्रांच वाइज दे दो, मुझे प्रोडक्ट वाइज दे दो, समझ आ रहा है, मुझे एरिया वाइज दे दो, समझ आ रही है बात, मुझे वॉल्यूम वाइज दे दो, किस लेवल का डिसएग्रीगेशन कर सकते हो आप। पॉइंट समझ आ रहा है कि मेरे को सिटी वाइज यही डेटा तोड़ के दे सकते हो, जुड़ा हुआ डेटा एग्रीगेट और टूटा हुआ डेटा डिसएग्रीगेशन। तो कितना डिसएग्रीगेशन अवेलेबल है एंटिटी के पास कि मैं अगर उससे मांगू डिटेलिंग कि भैया मेरे को ये सिटी वाइज करके दे दो जरा, तो वो कितनी जल्दी करके दे सकते हैं। तो जितना डिसएग्रीगेशन अवेलेबल है उतना मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा वो, समझ रहे, उतना मेरे लिए यूजफुल है कि मैं मिस स्टेटमेंट्स निकाल पाऊं। हेलो हेलो हेलो,
है ना। देखो टोटल सेल्स सेम है, जब देखो समझ, एक एक चीज लास्ट सुन लो बस, कि मान लो कि टोटल सेल्स सेम है पिछले साल से इस साल की, जब मैंने डिसएग्रीगेशन मांगा सिटी वाइज तो मुझे पता चला कि कुछ सिटीज में तो मेजर फ्लक्चुएशन है, किसी का से बहुत बढ़ गया, किसी का बहुत कम हो गया। इसका मतलब कि जो मैं समझ रहा था कि पिछले साल जैसा ही है, ये वैसा तो है नहीं, इस साल तो चेंज है। हाँ बेटा आप तुम बोलो। अपन डिसएग्रीगेशन को एक वो मान रहे हैं ना, भैया मुझे डिसएग्रीगेट करके दो, ये एक फीचर है, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं है। ये डिसएग्रीगेशन एक बात है, मतलब समझ रहा है, एक फीचर है कि भैया इसकी डिटेलिंग मिल सकती है क्या, समझ रहा है। अगर डिटेलिंग मिल जाए तो काफी हेल्प हो जाएगी, बस ये वाली बात है ना। ठीक है ना। फिर अकाउंट टाइप, तो अब कह रहे देखो एनालिटिकल प्रोसीजर आप मेनली किसमें यूज कर सकते हो, जो कि प्रिडिक्टेबल है। मतलब देखो रेंट में लगा सकते हो, लेकिन समझना कोई ऐसी चीज जो भाई वंस इन अ वाइल आती है, समझना रहे। जैसे मान लो कि मैंने फ्लोरिंग करवाई, फ्लोरिंग वगैरह का खर्चा हुआ, ठीक है ना, तो बताओ इस पे एनालिटिकल लग सकता है क्या। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पे एनालिटिकल लगा सकता हूं जो समझ लो कि मैं ऑलमोस्ट हर साल करता हूं। जैसे हेलो हेलो, समझ आया। तो अगर मान लो कि मैं हर साल फ्लोरिंग करवाता हूं तो मैं एनालिटिकल करवा सकता हूं। अगर मैं 5-6 साल में एक आध बार फ्लोरिंग करवाता हूं तो कहां मैं किससे एनालिटिकल करवा लूंगा। अब इंडस्ट्री में भी तुम जाओगे तो मेरे टाइप की एंटिटी, कौन कौन सी मेरे टाइप की एंटिटी फ्लोरिंग करवाती है, मतलब कोई वो ही नहीं है ना, मतलब इसका प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है। हेलो हेलो, है ना। तो कह रहा है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वहां ज्यादा यूजफुल है, कुछ अकाउंट्स के लिए ज्यादा काम के, कुछ अकाउंट्स के लिए कम काम के। जैसे इनकम स्टेटमेंट की चीजें प्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन बैलेंसेस थोड़ी ना प्रेडिक्टेबल होते हैं उसमें, क्योंकि बैलेंसेस तो बता रहे हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे पास पिछले साल बिल्डिंग थी 50 लाख की, समझ ना रहे, इस साल और खरीद ली तो 60 लाख हो जाएगी, समझ ना रहे। इसमें कंपैरिजन कैसे करूं मैं। हेलो हेलो, हर साल सेम रहेगी ऐसा थोड़ी है, असेट्स तो इंक्रीज होते जाते हैं ना ओवर द पीरियड, और उनका कोई पैटर्न भी नहीं है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है। इनकम के हर साल के होने का एक पैटर्न होगा, कि ग्रोथ का एक पैटर्न होगा, असेट या लायबिलिटी की ग्रोथ वगैरह का कोई पैटर्न नहीं होगा। अनटिल अनलेस बहुत ही ह्यूज एकदम फ्लक्चुएशन है तो फिर अलग मैटर है। समझ में आ रही है बात। अब मैं पिछले साल की और इस साल की बिल्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ, तो जितनी पिछले साल थी इस बार 2.5 गुना हो गई। तो मैं ऑब्वियस सी बात है इस बार देखूंगा कि क्या क्या खरीदा, कैसे कैसे खरीदा, वो सब डिटेलिंग में करूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा। हेलो हेलो, ठीक है ना। चलो, तो इधर से आगे से अपन कल पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, ये 3 नहीं है, इसमें और हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है। ये अपने आप में एक बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है बेटा, है ना, और ये होना चाहिए कायदे से, मुझे लगता है। ओ माय गॉड, इन लोगों ने गलत लिखा हुआ है यार। और बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे याद आ रहा है, वो एक पेपर का क्वेश्चन है ये, उसमें इन लोगों ने यही पूछा हुआ है, सब्सटैंटिव ऑर्डर प्रोसीजर पूछा है, जबकि उनको पूछना था क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर। समझ में आ रहा है। पागल हो जाएंगे, मतलब कि सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर अगर किसी बंदे ने मॉड्यूल रट रखा है तो ही वो ये क्वेश्चन का आंसर देगा, और तो भी उसको पता हो कि भैया एनालिटिकल प्रोसीजर के बीच में सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर का है। अदरवाइज वो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के बेस पर अपना आंसर लिख करके आएगा, क्योंकि सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर तो फिर वो क्या डिटेल, ऑब्वियस ही बात है ना, क्या करेगा, मतलब वो टीओडी और एनालिटिकल प्रोसीजर को कंपैरिजन करेगा, वो सिर्फ इसके बारे में थोड़ी ना लिखेगा। ठीक है, ये देखो अब आगे जैसे ही सोर्स प्रेडिक्टेबिलिटी ये सब फैक्टर आए ना, तो समझ में आ रहा है कि ये यहाँ हेडिंग इसकी एनालिटिकली होनी चाहिए थी। बिल्कुल पगले हैं, कुछ भी करके रखा है और कुछ भी पूछते भी हैं। चलो ठीक है बेटा।
चलो बेटा, बाय बाय, बाय 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 बेटा।